क्या दिखता है वो जगह में? वो मार्क्स, वो टॉपर्स, वो बैक बेंचर्स, वो सब मैटर करता है कि लाइफ एज अ डिफरेंट कोर्स है। कल मैं कुछ थोड़ा रिसर्च कर रहा था, उससे ये पता चला लद्दाख में ना बहुत ड्रॉप आउट रेशियो है सर एजुकेशन में। मतलब स्कूल से ग्रेजुएशन लेवल में जाते जाते बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं बहुत। जी, ऐसा क्यों है? जिस बच्चे को हमने अपने पास रखा ही नहीं, वो बाद में जिम्मेदारी कैसे सीखेगा, ना अपने प्रति, ना आपके प्रति, ना देश के प्रति। सिर्फ आप किताब पढ़ के आओ और क्लास में जाके पढ़ा दो नहीं, आपको विद्यार्थी अपने हीरो जैसा देखता है, यानी आपको अपना मेंटर, गुरु हिसाब से देख रहे हैं। आप बताइए, आप खुद ही ऑर्गेनाइज नहीं है, आप जैसे तैसे क्लास में चले जा रहे हैं। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, बच्चा पढ़ के आता है, हम उसको आंसर नहीं दे पाते हैं तो हम भागते हैं चीजों से। जब भागेंगे तो भागने के से हर जगह से भागने लगते हैं। और बच्चा स्मार्ट होता है, उसको समझ में आ जाता है सब कुछ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हालांकि खजूर पेड़ इंपॉर्टेंट होता है ना, पंछी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। टीचर को एक्सेसिबल होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, छाया देने वाला होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना होना चाहिए। A very average student, not very bright, average student. And then very shy up to class 7th. Because why I said class 7th? Because from class 7th onward, one way or the other, I was trying to earn my own money. When I was doing BSc, then I was having a poultry farm. It is a different story that, because I was a student of agriculture. So I thought how to get good money. So with a partner, I started a poultry business in Varanasi, in Sundarpur area. And then, but I completed 3-4 cycles. So, I mean, I did not lose anything out of my pocket. Then I started a business of furnace also, where I was, we were producing the balance behind the, Simni and Tullu fans, black fans. अच्छा, सिनी कंपनी का जो फैन पहले आता था। So, खुशवा जी, आपने 7 का बारे में बताया। आप जब क्लास 7 में थे, वो कौन सा साल का बात है? 80 I did my intermediate. 80, Yeah. 1980। Yeah. इंटरमीडिएट मतलब प्लस टू। Yeah. प्लस 2 से मैं 5 अगर माइनस कर दूं तो 75 76, yeah. 76। खुशवा जी, आपने एक चीज बताया, मैं मीडियोकर स्टूडेंट था। ठीक है। आपके हिसाब से टीचर्स किसे मीडियोकर बोलते हैं? आपके समय 1975-76 के समय टीचर किसे मीडियोकर बोलते हैं और किसे ब्राइट स्टूडेंट बोलते हैं? Okay, there are two components. It is prevailing in the system from day one. Those students who somehow comes from wealthy family, and they are very bright, outspoken, and they are being recognized by the teacher. Sometimes your appearance, your way of talking and other issues, maybe family contact also, give you that privilege for you to be sitting in the front row. So basic attention is there. At that time I felt, उस समय ये होता था। yes, प्रिविलेंट था। ये प्रिविलेंट था। अब मुझे एक चीज़ बताइए खुशवा जी, आपने ये बताया किस सोसाइटी से आ रहे हैं, किस तरीके के कपड़ा पहना हुआ है, वो कपड़े में सिलवट है कि नहीं है। Yeah. ठीक है, ये चीज़ भी एक स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअलिटी लेवल के ऊपर भी एक फैक्टर डालता है। Yes, because learning environment. आप उस समय का, हाँ, उस समय पैराडाइम में जो yes, चल रहा उस समय की पैराडाइम में भी। दैट इज वाई ये ड्रेस कोड कब से है? ड्रेस कोड तो डे 1 से। अगर आप गुरुकुल की बात करें, हाँ, तब भी धोती पहनने की शरीर पे जनी हुआ करता था, ताकि सब एक दिखे, एक जैसे दिखे। लेकिन उसमें भी तो है ना, कोई एक्सपेंसिव जगह से लेकर आएगा, किसी की लोकल मटेरियल रहेगा, एक जैसा दिखेगा, कलर एक जैसा दिखेगा। लेकिन ऐसा भी तो था, उस समय वो प्रोविजन नहीं था जो अब प्रोविजन है कि आप एक ही दुकान से खरीदोगे। मतलब टीचर्स के नजर में ये डिफरेंस फैक्टर करता था ना स्टूडेंट कम्युनिटी। टीचर्स ने नहीं भी देखा होगा तो मैंने ऐसा परसीव किया कि कुछ स्टूडेंट पे टीचर बहुत अटेंशन पे करते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे। हाँ बेटा तुम बोलो, बताओ। सिलेक्टिवनेस फैक्टर होता हाँ, वो फैक्टर। तो ये तो मुझे लगता है ह्यूमन फैक्टर, डेवलपमेंट के साथ ही ये फैक्टर आता है। क्या टीचर में ये रहना चाहिए? नहीं, टीचर में अब देखो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कभी कभी ये आ ही जाता है,
लेकिन ये रहना नहीं चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग ये फैक्टर ही हमें समाज से दूर करते हैं। स्टूडेंट्स में भी जो जो थिंग होता है ना, जिन कुछ बच्चों को हम लेते हैं तो वो अपना अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, और हमारे में भी सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो टीचर को भी लगता है कि अच्छे बच्चों को हम अगर ट्रेन करेंगे, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब आप अगर किसी को पहलवान बनाना है, रेसलर बनाना है, तो दो फॉर्मूला है, या तो आप ग्रास रूट से था बहुत कमजोर है उसको करोगे तो पहले उस नॉर्मल लेवल पे काम करोगे, थ्रेशोल्ड लेवल पे लाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं यार हमें 2 महीने में रिजल्ट दिखाना है, तो आधे पहलवान को ले आओ जो ठीक ठाक दिखता है, बेल्ट ठीक है, उसको थोड़ा सा फिट करो, हो जाएगा। तो टीचरों में कभी कभी ये मैकेनिज्म आता है कि जो बच्चा वोकल है, थोड़ा ज्यादा जानता है, जल्दी सीख लेता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर वो उसी को आगे करते हैं, तो वो मोटिवेट हो जाता है, बच्चा परफॉर्म अच्छा करता है, तो इस टीचर का नाम भी होता है प्रिंसिपल की नज़र में या ग्रुप में। ये आपके स्कूल लाइफ में कोई ऐसा कितने टीचर होंगे जो आपके स्कूल लाइफ में ना आपके मन में प्रभाव छोड़ दिए? एक देखो स्ट्रॉन्ग, मैं बताऊं कि सही माने में, जैसे मेरी एक टीचर थी जो उस जमाने में जनसंघ से जुड़ी थी, सरोजनी मैडम, सरोजनी बहन जी हम लोग बोलते थे, तो आज भी मुझे याद। और हमारी प्रिंसिपल मैडम थी सत्यवती मैडम हम बोलते हैं। तो फिर हम जब आगे बढ़े तो हमारे मतलब ये वो टीचर हैं जो 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 आज एनईपी का कॉन्सेप्ट है। हमारी बहन जी हमको सिविक्स वगैरह पढ़ाती थी, लेकिन उतनी ही अच्छी थी वो गायन में, उतनी अच्छी थी कल्चरल प्रोग्राम में, और उतनी अच्छी थी मतलब ये मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे प्रतिस्पर्धा में उनका योगदान था, और वो मोटिवेट करती थी। उनके 7-8 बच्चे थे, लेकिन वो अपने बच्चों में और हम लोगों में फर्क नहीं देखती थी। दूसरी बात, जैसे मुझे आज भी याद है, वो ये जो अभी एक पिक्चर है जिसको हम 3 इडियट के नाम से जानते हैं, उसमें एक वर्ड बांगड़ू नाम आता है, फुनसुक बांगड़ू जी, फुनसुक बांगड़ू जी वो नाम आता है, और मेरी सरोजनी बहन जी मुझे बचपन से बांगड़ू बुलाती थी। तो आज भी मेरे दिमाग में उनकी पूरी छवि, और वो सदर्न पार्ट की थी कंट्री में, लेकिन वाराणसी में उनके पति थे और उन्होंने जनसंघ के लिए बहुत काम किया था, तो थोड़ा नंगे पांव ही चलती थी ज्यादातर। तो हमें ये सीखने को मिला, और वो विद्यार्थियों के कैरेक्टर पे ध्यान देती थी, कैसे अच्छा इंसान बनाए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। एक हमारे श्रीवास्तव सर हुआ करते थे जो लिटिल फ्लावर स्कूल में थे, है ना। मैंने शुरुआती शिक्षा गोपी राधा कन्या पाठशाला से ली, जहाँ पे 5 क्लास तक बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ कोएड था। फिर 6 क्लास में वो लड़कियां अप टू इंटरमीडिएट अब तक पढ़ती हैं। तो उसके बाद मैं 5 करने के बाद 6 क्लास में लिटिल फ्लावर में चला गया। भाई पब्लिक स्कूल में बहुत दूर था। पिताजी वैसे तो लेक्चरर थे, लेकिन उनके भी 5 बच्चे थे, हम 5 भाई बहन हैं, सिबलिंग्स। तो नेचुरली, और पिताजी की जो ये भी एक फैमिली की बात आती है। आज मैं ये मानता हूँ कि मुझे सब चीज़ बड़ी आसानी से जल्दी मिल गई, तो मैं मानता हूँ मेरे पिताजी गिवर्स हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि शादी उनकी हाफ सैलरी महीने में कि पहली तारीख को हाफ सैलरी घर पहुंचती हो, वो बांटने क्या दी है, बैंक से निकलेंगे, जो मांगेगा वो दे देंगे। तो शायद वो उस समय मुझे कष्ट होता था। आपने पूछा ना क्लास 7 से आदत क्यों पड़ी, तो मैंने ये देखा कि हमारे नाम कट सकते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हो सकते, तो मुझे लगा कि हमें अपना काम करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई टेल स्टूडेंट्स कि लग्जरी जीवन में आप तभी लो जब आप कमाओ। पिताजी के पैसे से सिर्फ नेसेसिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो नेसेसिटी पूरी नहीं होती थी। हमें पता ही नहीं चलता कि नेसेसिटी से हम कब पहुंच गए कि लग्जरी के। ये सोचने की बात है। अप टू 1984 मुझे ठीक से याद है कि हमारे घर में ना डाइनिंग टेबल थी, ना ड्रेसिंग टेबल थी, ना ही कुकिंग गैस थी हमारे पास, ना ही डबल बेड था, ना ही फ्रिज थी। तो 84 की बात मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि हमने वो देखा, और जबकि मेरे पिताजी उस समय उनके साथ के लोगों के पास सब कुछ हुआ, सब करता था। कभी पिताजी को पूछे पापा सब दे क्यों देते हो? नहीं, तो हमारे लिए मुझे लगता है कि मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, उससे सीखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। क्योंकि मुझे ठीक से याद है जब उन्होंने अपना टर्म खत्म किया काशी विद्यापीठ से, तो नेक्स्ट डे ही एक आवास पे लोग आए और किसी न्यूज़पेपर के टर्म अर्थात रिटायरमेंट जब नहीं मतलब टर्म खत्म, वाइस चांसलर के तो टर्म होते हैं ना। जैसे इसके पहले मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी का वीसी रह चुका हूँ जी, 14 से 17 तक टर्म हुआ, खत्म हुआ, बीएचयू आया, ज्वाइन किया। फिर मुझे टर्म मिला डायरेक्टर का बरकच्छा कैंपस बीएचयू में ही, तो वहाँ मैं पढ़ाते हुए भी वहाँ जाता था।
मतलब 3 दिन क्लास लेता था, 3 दिन वहाँ जाता था। फिर मेरा टर्म हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, 5 साल का टर्म था, 1 साल एक्सटेंशन में मिला, तो छुट्टी पे गया, फिर आके बीएचयू ज्वाइन किया। तो ये फिर जो यहाँ आ गया। समय अवधि होता है वो जब खत्म हुआ हाँ, तो पिताजी फिर आपको वापस अपने मदर इंस्टीट्यूशन में, लेकिन पिताजी का दूसरा था, उनकी रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में हुई थी। तो रिटायरमेंट के बाद वो वीसी बने थे। तो अच्छा टर्म खत्म हो गया तो यहाँ चले आते थे वाराणसी, फिर वो काशी विद्यापीठ के भी वीसी रहे। तो काशी विद्यापीठ यानी सेकंड टर्म वो जो वीसी रहे, तो जब वो रिटायर होके घर आए तो नेक्स्ट डे ही एक न्यूज़पेपर वाले लोग आए। उन्होंने बातचीत करते करते पिताजी से एक सेंटेंस पूछा जो आज भी मेरे दिमाग में खटकता है और मैंने बोल दिया। उन्होंने पूछा कि बाबूजी बोला उनको कि बाबूजी आप किसके साथ रहते हैं? तो मैंने उनसे ये पूछा कि कल तक हम पिताजी के साथ थे और आज उनका टर्म खत्म हो गया तो वो हमारे साथ रहने, आज भी मैं पिताजी के साथ ही रहता हूं। तो अगर डीप बोले ये बात आप। अगर आपकी सोच स्ट्रेट नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, पिताजी से सीखने की आवश्यकता थी। लेकिन वो डिफरेंट कैलिबर के व्यक्ति हैं, उनकी सोच में अकुमुलेशन नहीं है, उनकी सोच में सुविधा नहीं। जैसे उन्होंने जब पहला टर्म खत्म किया एज ए वाइस चांसलर, तो वो साइकिल पे चलते थे, लेडीज साइकिल, वो भी बहन की साइकिल थी। और ये कौन सा ईयर का बात है? 2000 मैं बात करूं 5 की, 2005-6 की। उन्होंने आज तक ना गाड़ी चलाना सीखा, ना स्कूटर चलाना सीखा, ना ही लग्जरी की, ना ये कोई फ्लैट खरीदा, ना ही घर खरीदा। उनका अपना प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग था, स्टेट था। तो हम उनसे क्यों पूछेंगे, उनसे सीखेंगे। आई रिमेंबर विविडली दैट व्हेन ही वाज वीसी ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, मैं अफ्रीका में था, तो मैं छुट्टी पे आया, तो पिताजी एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए एम्बेसडर गाड़ी से। तो एयरपोर्ट से गाड़ी निकलते ही उन्होंने कहा पेट्रोल स्टेशन ले जाओ, तो पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी गई, तो उन्होंने 800 रुपए का डीजल भराया और उन्होंने साइन करके रसीद दे दी ड्राइवर को कि इसको लॉग बुक में चिपका देना। तो हमने कहा आपने पैसा क्यों दिया, ये तो ऑफिस कर देगा। बोला नहीं बेटा, आज तो हम कैजुअल लीव पे भी हैं, पर्सनल काम में जा रहे हैं, तुमको लेने आए हैं, तो मेरे बेटे हो तो छुट्टी पे हैं। दूसरा, ये ऑफिशियल व्हीकल काम पे यूज होती है, तो हमने तेल भरा दिया। he used to count for everything. He has some principles. Yeah. Man with principles. तो ये सीखने की चीज होती है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। लेकिन इसमें क्या है कि सीखो और प्रैक्टिस ना करो, तो ऐसी चीज अपनाने में उसी जनरेशन के लोग ज्यादा आगे थे। हमारे जनरेशन के लोग, मैं तो विदेश में रह चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम किया है, यूएसआईडी के लिए भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न बदल गए, हमारे रिक्वायरमेंट्स बदल गई, या हमें ऐसी भ्रांति हो गई कि हमें इसकी जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर वो खर्चे भी बढ़ने लगे। तो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लेकिन वर्केबल प्रिंसिपल होने चाहिए ऐसा। लेकिन वो कोर प्रिंसिपल जिसके लिए वो जिंदा है या वो उन्होंने किया, उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें शायद 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे। आपने एक शब्द कहा वर्केबल प्रिंसिपल। आपको क्या लगता है बाबूजी जो प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, जो प्रिंसिपल्स सिद्धांत के ऊपर वो चलते हैं, वो उनके लिए तो वर्केबल है, बट आपके लिए वर्केबल होने में टाइम नहीं? तो मैंने आपको जो बात बताई बोला सोच समझ के बताई। वर्केबल प्रिंसिपल का दूसरा अहम मुद्दा ये है कि उनको आज भी, मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं वाराणसी में मैं प्रोफेसर था, तो मुझे मेरे मित्र का फोन आया, जो इत्तेफाक से उनके मेरे पिताजी के मित्र का भांजा है, वो प्रोफेसर थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे दोपहर की, ये इट वॉज स्टोरी ऑफ मई जून कि पापा लंका इज ए रोड कनेक्टिंग संकट मोचन एंड मेन रोड जो है लंका बोलते हैं। बनारस में जो रोड है, वो जो हमारा सिंह द्वार है उसके सामने की रोड को हम लंका मार्केट बोलते हैं, लंका रोड। तो बोले पापा लंका पे एक खानचंद की दुकान है जिसके यहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स और नमकीन वगैरह बेचती थी, वो मेरा मित्र भी था। तो पिताजी वहां नजर आए, सर पे रुमाल थी। तो दोपहर में पापा को लोग जाते कहाँ हो तुम लोग? तो मैंने अपने भाई को फोन किया कि अरे पापा पैदल हैं, कहाँ हैं, उनकी गाड़ी कहाँ है? तो और मैं घबरा गया, मैं भाग के आया लंका, और उधर भाई से भाग के आ गया। तो पिताजी ने मुझे देखा तो उन्होंने पहला सवाल किया था कि दोपहर में काम छोड़ के तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? दैट वाज हिज फर्स्ट सेंटेंस। आई एम सपोज्ड टू बी इन माय ऑफिस एज ए प्रोफेसर इन बीएचयू। उस समय आप प्रोफेसर थे? मैं प्रोफेसर था। पिताजी ओके, मैं प्रोफेसर था और पिताजी मतलब टर्म खत्म हो गया था काशी विद्यापीठ से। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो ऑफिस में होना चाहिए, तुम दोपहर में क्या कर रहे हो? तो हम चुप, और भाई से पूछा कि तुमको काम नहीं है क्या? तुम 5 किलोमीटर दूर से आए हो, उसका ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, ही इज बिजनेसमैन।
तो बोला नहीं पापा, हमने कहा कि पापा मुझे फोन आया था कि आप लू में ऐसे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो ड्राइवर जितेंद्र सिंह पेड़ के नीचे गाड़ी, जो घर के सामने पेड़ है हमारा, उसके नीचे गाड़ी में सो गया। तो मुझे लगा कि वो थका, वो सोने दो। और 2 किलोमीटर तो है, इतनी तो हम पैदल चलते हैं, दोपहर में 2 किलोमीटर वो पैदल चले हैं। उन्होंने कहा थोड़ा ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे, थोड़ा खानचंद से बात करेंगे। तो ये इस तरीके, तो अब देखो हम होते तो ये सोचते कि या तो शारीरिक रिक्वायरमेंट की वजह से कमजोर हो गए, या हम कमजोर हो गए ऐसा, या धूप लग जाएगी या बीमार पड़ जाएगी, वो कंसेप्शन है। इसको लेके मैंने वर्केबल मॉडल बोला। उनके लिए ये उनका मॉडल, ये वर्केबल मॉडल, वो मॉडल है। हाँ, एक दिन लोगों ने कहा कि पापा घर पे खाना नहीं, नाश्ता नहीं करते क्या? तो हमने कहा हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा दुर्गा कुंड पे एक हमारा पुराना रेस्टोरेंट है, विनोद जलपान गृह। तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो एक जो क्लीनर्स जहाँ रहते हैं उसको, वो बस्ती है वहीं पे, एक अमेठी पार्क है, उसके ठीक पीछे बस्ती है। तो बोला पापा 25-30 बच्चों के साथ इडली खा रहे थे, इडली। तो मैं फोन पे ही हंसा कि उनको खाने दो यार, उनको जिंदा रहने दो। बोले क्या? मैंने कहा कि वो उन बच्चों को नाश्ता कर रहे थे, लेकिन उन बच्चों को ये न लगे कि गरीब समझ के नाश्ता करवा रहे, तो उनके साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। हमने कहा वो उस लेवल पे पहुंचने में और समझने में हमें टाइम लगेगा। अग्रीड। तो ये मॉडल, ये शायद हमारे लिए वर्केबल नहीं है। तो इस तरीके की बात मैं कर रहा था। कंप्लीटली अग्रीड। प्रोफेसर साहब, आपने अपने मीडियोकर स्टूडेंट टाइम में आपने ये भी, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे आपके बैच में जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, एटलीस्ट टीचर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। अब आज के डेट में यहाँ से जब आप पीछे देखते हो, और आपसे भी हो सकते हैं कोई थोड़ा सा बैकवर्ड थे, ठीक है, ये बैकवर्ड इन द सेंस फ्रॉम द academia point of thing, right? Academia point of thing थे बैकवर्ड, मॉडरेट एंड टॉपर्स एंड द इंटेलेक्ट। आज के डेट में जब आप अपने बैचमेट्स की तरफ देखते हो, विदाउट नेमिंग एनीवन, क्या दिखता है वो जगह में? वो मार्क्स, वो टॉपर्स, वो बैक बेंचर्स, वो सब मैटर करता है कि लाइफ हैज अ डिफरेंट कोर्स इटसेल्फ? एकदम। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बचपन में अगर आप बहुत तेज हो तो सक्सेसफुल ही हो गए, ऐसा नहीं है। ये थ्योरी अगर किसी ने रिसर्च करके रखी, उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर, आपका जो एफर्ट्स है वो आपको पे करता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इसी माय फादर इज अ नॉन फिजिसिस्ट, he has worked on a supercomputer quasi crystal, he is a man of he was hexagonal close packing पे वो थोड़ा काम करते थे। मॉडल हमारे घर में बहुत रखा रहते थे। लेकिन हम एग्रीकल्चर पढ़े, मेरे फैमिली के किसी मेंबर ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। माय सिस्टर, सीनियर सिस्टर, हु वाज आल्सो वन टाइम वाइस चांसलर, सी परस्यूड हर करियर मास्टर्स इन हिंदी एंड देन पीएचडी इन हिंदी। रजिस्ट्रार भी रही है। वो एक इंस्टीट्यूट है दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी संस्थान, धारवाड़ में उसका ऑफिस है, उसमें रजिस्ट्रार भी रही है। धारवाड़ मीन्स कर्नाटक, महाराष्ट्र? हाँ, वो बॉर्डर, तमिलनाडु के बॉर्डर से वो बॉर्डर एरिया में वो उस एरिया में है। तो वहाँ थी वो, और वो टीचर भी थी हिंदी की। फिर वो रजिस्ट्रार रही, फिर वीसी रही पूर्वांचल में, यूपी में एक टर्म। सेकंड सिस्टर सोशियोलॉजी से पीएचडी है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ी, तो उसने काम नहीं किया। कभी कभी करिए पीएचडी पिताजी ने सब करो। आप सोचिए कि लोग कैसे देखते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। माय फादर मेड इट अ पॉइंट दैट आप नौकरी करो ना करो, बच्चियां पूरी पढ़नी चाहिए। ऑल माय सिस्टर्स आर पीएचडी होल्डर, एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन व्हिच इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। और जो हम लोगों की पत्नियां हैं या जिनकी हम पति हैं, उन बच्चियों को मास्टर्स डिग्री कराना, पीएचडी कराना, उन्होंने सबके लिए किया। मैंने बहुओं को भी किया। मैडम्स के केस में जो उनके बच्चों के जो वाइफ बने, जैसे मेरी शादी वाइफ के बाद पढ़ाई कंप्लीट की। माय मैरिज, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माय वाइफ वाज इन सेकंड ईयर। अच्छा, जब आप बीएफए कर रही थी, शादी हुआ तो पहले उन्होंने, और मैंने भी कभी अपना कोर्स कंप्लीट करे, अब्दुल्ला हॉल से उसने किया था, कोर्स कंप्लीट किया। अब जब शादी जब आपका हुआ सर, हाँ, तब क्या आप पढ़ रहे थे? एकदम पीएचडी में सबमिट कर रहा था। ये किसने कहा कि कैरियर बनेगा? फाइनल नहीं, थीसिस राइटिंग तो मेरे बच्चे होने के बाद हुई।
क्योंकि सर आपके साथ मेरा छोटा एक कोइंसिडेंस है, मेरा भी शादी तब हुआ जब मेरा प्री सबमिशन हुआ। नहीं तो हमने प्री सबमिशन से बहुत पहले 1 साल पहले शादी अच्छा, कर आप ली मेरे थी। सीनियर हो। तो आपको ये समझना है कि जो लोग करियर के नाम पे Sorry. फैमिली टाइज को डिनाई करते हैं, डिले करते हैं, इट हैज नो मीनिंग। Agree. मेरे पिताजी का बड़ा फंडा क्लियर था, हम कभी हंसते भी करते थे कि माय फादर आई मीन मैरिड आउट, मतलब गेव आउट ऑल द किड्स व्हेन ही वाज 48 और 49। तो मैंने पूछा, तो फिर मैंने कहा चाइल्ड मैरिज हुई थी क्या? बोले अब ये तो नहीं मालूम कि चाइल्ड मैरिज हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन हम सब छोटे छोटे ही थे। उस समय तो ये होता भी प्रोविजन था। होता, लेकिन मैं ये कह रहा था, तो करियर बनाने के लिए आपको ये सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फोकस को क्लियर रखना है। Agreed. तो ये था, ये सब एक एक स्टेजेस होता है। ये स्टेजेस होते हैं, और हमारे जो सिस्टम में बना हुआ है, जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, जिसमें ये बताया कि विद्यार्थी कब किससे कब तक विद्यार्थी होता है, फिर कैसे कैसे ग्रोथ होती है। विवाह भी एक संस्कार है हमारा। सर इस पॉइंट में ना एक पॉइंट मेरे मतलब कल मैं कुछ थोड़ा रिसर्च कर रहा था, उससे ये पता चला लद्दाख में ना बहुत ड्रॉप आउट रेशियो है सर एजुकेशन में। मतलब स्कूल से ग्रेजुएशन लेवल में जाते जाते बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं बहुत। जी, ऐसा क्यों है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत सारी है, हालांकि लद्दाख की पॉपुलेशन 2.5 से 3 लाख के बीच में होगी। तो अब ड्रॉप आउट की जो सिनारियो है लार्जर इंडिया में भी ऐसा ही है। हम यहाँ छोटी जगह पे देखते हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये तो स्टैटिस्टिक का फंडा है, तो ऐसा लगता है। तो और दूसरी बात है कि अभी 2 साल पहले या साल भर पहले यहाँ सिलेबस बदला है। पहले ये जम्मू कश्मीर के स्टेट सिलेबस से कमांड होते थे, अब सीबीएसई का सिलेबस आ गया। तो अब सिलेबस सीबीएसई का सिलेबस मुझे बहुत पसंद है, और उसका फायदा ये है कि वो बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करता है, बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है। जी, वेरी। तो अब क्या है कि वो टीचर्स वैसे ट्रेंड नहीं है, टीचर्स उस प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेंड है। तो एक तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, दूसरा पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आप नज़र रखें। देखिए, बच्चों की पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। पेरेंटिंग में कोई खराबी है ऐसा नहीं है, दिक्कत क्या है कि हम समझ नहीं पाते। जो हमने अभी एक वर्ड यूज किया था वर्केबल जी, तो उसमें क्या है कि हम बहुत सारी कन्वीनियंस ढूंढ लेते हैं, और हम कभी कभी होता है क्या है कि दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी होता है कि अगर पड़ोसी का बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है तो हम अब भी डीपीएस में पढ़ाएंगे, पड़ोसी का बच्चा क्लास 5-6 के बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, हम हॉस्टल में रखते हैं। तो बच्चों को दिल में लगा के, मुझे तो हॉस्टल जाने का मौका नहीं मिला, मैंने बड़ा प्रयास किया। जब मतलब फैमिली टाइज क्या होती है, माय अंकल वाज सफरिंग विद कैंसर एंड किडनी फेलियर काइंड ऑफ थिंग, तो मेरे पिताजी का एक मोटिव था कि अपने भाई को अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं, उससे भी पैसे उनके खर्च हो जाते थे। तो ही यूज्ड टू गो फॉर टू एडम ट्रिएस्टे, यूएस जाते रहते थे। तो मेरी 3 बहनें थी, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी साइकिल कौन बनवाएगा, उनके जूते चप्पल कौन सिलवाएगा, या घर के आटा कौन पिसाएगा, सब्जी कौन लाएगा। तो एक लड़की की आवश्यकता थी। तो मुझे लगा कि ये मेरी पहली जिम्मेदारी है, तो मैं बाहर ही नहीं जा पाया। मैं पंतनगर जाना चाहता था, मेरा एडमिशन भी हो गया था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी सिखानी पड़ती है। जिस बच्चे को हमने अपने पास रखा ही नहीं, वो बाद में जिम्मेदारी कैसे सीखेगा, ना अपने प्रति, ना आपके प्रति, ना देश के प्रति। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा आपके द्वार पे आनी चाहिए। भारत सरकार, यूटी गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, जगह जगह अभी डिस्ट्रिक्ट और भी तो स्कूल है, हमको उन स्कूल के प्रति विश्वास जगाना पड़ेगा, ये पेरेंट्स का काम है। दूसरा, टीचर्स को अपने लिए ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, उनको ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 10 बच्चों के क्लासरूम में मेहनत करेंगे तो बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे, ऐसा है। तो ड्रॉप आउट क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट सा हो रहा है कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, लेकिन ड्यूटी को हम कैसे समझें कि ये हमारी एक्चुअल ड्यूटी ऐसी है। बीइंग अ वाइस चांसलर, प्रोफेसर साहब, आप समझा पाएंगे क्या माइंडसेट होता है एक बच्चा जब ड्रॉप आउट फॉर एन एग्जांपल, जब ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाते जाते ड्रॉप आउट कर दे रहा है, या सेकंड से थर्ड ईयर जाते जाते ड्रॉप आउट कर दे रहा है, क्या माइंडसेट होता है एक बच्चे का? देखो, 2 बातें हैं। पहले तो इतना सारा डाइवर्जन है लाइफ में। अभी वो जो जितने सारे ऐप्स हैं वो हैं, आप देख रहे हैं ना कि गैजेट्स अवेलेबल हैं जी, लेकिन रैशनल यूज़ क्या होता है, स्क्रीन टाइम हम कितना गुजार रहे हैं, हमारी दोस्ती कैसी है, किन के साथ हम कर रहे हैं। तो कई तरीके की साइकोलॉजी काम करती। देखिए, जिन बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो बड़ा फैसिनेटेड हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो टाइम पास
करने लगता है, ये भी एक डायनेमिक्स होता है। तो ये पेरेंटिंग का काम है कि आप ऑब्जर्व करें कि बच्चे में क्या क्या बदलाव आ रहा है, उसको कैसे समझाएं। जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारी माता ने मुझे समझा के रखा था हम लोगों को ना, जी। कि वो एक बहुत सारे हमारे पिताजी के बहुत सारे दोस्त आते थे जिनके पास एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी, जी। फिएट हुआ करती जी। थी, सब थे, लेकिन हमें कभी भी नहीं आया कि हमें गाड़ी चाहिए, ये हम गाड़ी में बैठे। जी। तो ये आपके माता पिता के कन्विक्शन पे है कि वो आपको कैसे कन्विक्स करते हैं, कैसे समझाते हैं। बट प्रोफेसर साहब, जब माता पिता हमें स्कूल में भेजते हैं या कॉलेज में भेजते हैं, वो भी सोचते हैं कि एक वे ऑफ पेरेंटिंग या गाइडिंग वहाँ के शिक्षक, चाहे वो स्कूल में हो या ग्रेजुएशन लेवल में हो, डिफरेंट लेवल बन जा रहा है एज ग्रुप के साथ, बट एक टाइप ऑफ सेमी पेरेंटिंग टीचर्स ही या शिक्षक ही देंगे, ये तो मैं माता आपको पिता भी सोचते हैं एक बहुत स्टोरी समय। भी आपको बताऊं। किसी ने ऐसे ही बात करी कि शिक्षकों की ये ड्यूटी है, तो शिक्षक ने कहा साहब 18 घंटे तो वो आपके साथ रहते हैं, तो आपकी ड्यूटी कितनी बनती है। जी। जी। तो जो टीचर के साथ बच्चे रहते हैं वो अपना कार्य करने का कोशिश करते हैं, लेकिन टीचरों को नंबर उतने नहीं है जितने होने चाहिए, तो टीचरों के पास और बहुत सारे काम है। दूसरा यही एक ऐसा, कम से कम स्कूल टीचर में तो हम बीएड वगैरह प्रोफेशनल डिग्री देखते भी हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आप बताइए, मतलब जहां से पूरे देश का भविष्य तय होता है, वहां पे हम नेट वगैरह ही करके, जिसको कुछ नहीं मिलता है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है शिक्षा में, ये उसकी एक कोई mindset। ट्रेनिंग नहीं रहती है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब हम तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने का प्रयास करते हैं, बिकॉज इट इज माई चोजन सब्जेक्ट। ये एग्रीकल्चर मेरा चोजन सब्जेक्ट है और प्रोफेसर मेरा चोजन सब्जेक्ट। अफ्रीका में 14 साल रहा और मैं वहां इलेक्टेड हेड और डीन हुआ करता था, अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी से नहीं हुआ करता था। तो आपके विजन को लोग देखते हैं। राइट, बोलते ना, एज अ ऑप्शन, एज अ लास्ट ऑप्शन पीपल टेक टीचिंग एज अ करियर। ये ऐसा ही दिखता है आजकल के सिनेरियो में। जब मैं देखता हूँ, मैं दो चार कॉमन सवाल पूछता हूँ लोगों से कि भाई G20 का अचीवमेंट क्या था। जी। अब हम पॉलिटिकल, ये तो बात नहीं, ये तो देश की प्राइड की ये पूरा बात है। देश के लिए है। तो 19+1 बोलता हूँ तो लोग यही नहीं समझ पाते, भाई 10+10 भी 20 होता है, 19+1 भी 20 बट होता है। वो वन का मतलब है 9 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, 1 यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो लोगों को मालूम होना चाहिए, सिर्फ आप किताब पढ़ के आओ और क्लास में जाके पढ़ा तो नहीं, आपको विद्यार्थी अपने हीरो जैसा देखता है, यानी आपको अपना मेंटर, गुरु हिसाब से देख रहे हैं आप बताइए, आप खुद ही ऑर्गेनाइज नहीं है, आप जैसे तैसे क्लास में चले जा रहे हैं। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, बच्चा पढ़ के आता है, हम उसको आंसर नहीं दे पाते हैं तो हम भागते हैं चीजों से। जब भागेंगे तो भागने के से हर जगह से भागने लगते हैं। और बच्चा स्मार्ट होता है, उसको समझ में आ जाता है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो डिस्कनेक्ट हो रहा है। दूसरा, हम जैसे मैंने बताया कि इसमें रिगरस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसमें ये सारे कंपोनेंट भी आने चाहिए। तो उसमें हम अभी, वैसे तो छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है, जैसे गुरु दक्षता प्रोग्राम होता, जैसे ही वो आते हैं तो एक आध दो हम रिफ्रेशर कोर्स देते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स देते हैं, फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो जमाना है उसका ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का। जो अब दिक्कत क्या है कि हम जैसे तैसे, देखिए मैं वर्चुअल मीटिंग भी करता हूं तो पूरे डेकोरेटेड फॉर्म में रहता हूं जी। ये हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। आप बोल दें किसी के कि साहब ये पेन कैसा है, अब ये पेन नहीं है भाई, ये मग है, इसमें पानी या चाय पीते हैं, तो देयर इज अ डेफिनेशन, देयर इज अ जॉब प्रोफाइल फॉर इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सब चीजों को समझ पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ये हमारी अपनी भी कमी है। आप कुछ चीजें अपने आप देखिए और सोचिए। तो ये सब अगर हम साहब, एक ना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग असिस्टेंट प्रोफ बहुत लिमिटेड है, बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जहाँ एक टीचर का, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे स्कूल का टीचर, वो टीचर है, एक टीचर का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स अपलिफ्टमेंट, देन द ऑर्गेनाइजेशन अपलिफ्टमेंट एज वेल एज सेल्फ अपलिफ्टमेंट। बट अभी सॉरी टू से मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि अभी ऐसा हो गया, पहला हो गया है सेल्फ अपलिफ्टमेंट, देन द ऑर्गेनाइजेशनल अपलिफ्टमेंट, लास्ट में समय बचा तो स्टूडेंट का देखा जाएगा। ये, और ये मैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका। क्या आप मेरा बात से अग्री करोगे? अभी तो कहा क्या गया अपने कहावतें में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। हालांकि खजूर पेड़ इंपॉर्टेंट होता है ना, पंछी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। यानी कि टीचर को एक्सेसिबल होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, छाया देने वाला होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना होना चाहिए, ठीक है।
और ये भी है ना कि अपने को भी छाया दीजिए, दूसरे को भी छाया दीजिए, है ना। तो ये एक प्रोफाइल होना चाहिए टीचर। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब टीचर, नहीं, देयर इज तो हम 20 भी सबकी बात 30% नहीं कर टीचर, रहा है। दे आर डेडिकेटेड They फॉर are द doing स्टूडेंट्स। it, लेकिन जैसे मैं किसी से पूछूं कि साहब आप बताइए, एप्लीकेशन भी कोई चीज होती जी, है, जी। लेकिन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू पुट अ थ्रेड इन अ नीडल, तो बोलेंगे कि, तो लोग बताएंगे सर वो होल में डाल देंगे। जी नहीं, पहले उसमें आप सलाइवा लगाएंगे जिससे उसकी नोक बन सके। जी। जिसको यही नहीं आएगा वो सुई में धागा क्या डालेगा? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जो भी चीज़ करना है उसकी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को, सिस्टम को, एनवायरनमेंट को, फिर आपको उसमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा जी। तब। तो यही चीज़ आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लास्ट प्रायोरिटी में विद्यार्थियों का हित ध्यान साथ क्या दें। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ आपका देखिए, ऑब्जर्वेशन के हिसाब नहीं, से? ये ऑब्जर्वेशन तो आपका बहुत सही है, लेकिन इसके कारणों को भी ढूंढना होगा जी। ना। आजकल की क्या है, चीज़ों के इतने सारे इश्यूज आ गए हैं कि लोग पहले उसी में ध्यान देने लगते हैं। हाँ, जैसे एक्रीडिएशन की, फॉरेन कोई भी एक्रीडिएशन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फलाना एक्रीडिएशन होगा तो बताया तो टीचर को आप भेज दे रहे हैं दूसरे कामों में। हाँ। तो ड्यूटी से डिविएट हो रहा है, उसको लगता है कि अब ये मेरा काम नहीं, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की होना चाहिए। आवश्यकता है। और सर, बीइंग अ टीचर बाय कोर हार्ट, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है ये बाय पैशन किया है, ये मुझे इतना डेडिकेटेडली मुझे इसका कनेक्शन मिल रहा है। आपने रिसर्च भी किया इसमें, आपने टीचिंग भी दिया है, और आपने टीचर्स को भी पढ़ाया है। ट्रेन द ट्रेनर इज बीइंग अ ट्रेनर ऑफ द अभी भी पढ़ाता हूँ। ये जो एफडीपी प्रोग्राम्स होते हैं जी। हमें यस्टरडे आई थिंक ऑन 4th आई वाज सपोज टू गिव अ लेक्चर जी। गुरु घासीदास के लिए, मुझे देना था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जी। इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। मैंने नहीं दे पाया, माफी मांगी। मैंने कहा एक डेट फिक्स करते हैं, बिकॉज वी वर हैविंग सम इश्यूज, ऑनरेबल गवर्नर से भी मिलना था, राइट जी। तो नहीं दे पाया। तो आपके हिसाब से किस पर्सनालिटी को, किस पर्सन को खुद के अंदर क्या स्किल सेट देखने के बाद ही एक इंसान को, चाहे स्कूल का टीचर हो या चाहे कॉलेज का टीचर हो, माने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, या यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी जाना चाहिए, क्या माइंडसेट रहने से ही एक इंसान को टीचिंग एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए? देखिए, अब एग्जैक्ट माइंड सेट तो ये एक सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन पहला है कि देयर मस्ट बी कन्विक्शन। आप अपने आप को तैयार रखिए कि हमको ये करना है, एंड ये आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी जॉब प्रोफाइल स्टार्ट हो जाती है कि आप नौकरी में, बैंक में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि अब अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, आप उसी समय मेहनत करते हैं, राइट। तो उसके बाद ही तो वो माइंडसेट उस समय तैयार करना है। तो ऐसे भी एक चंक है ना जो ऐसे सोचते हैं भैया कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग जॉब में जाते हैं, या और एक लार्जर लेवल पे यही लोग सोच रहे हैं। दैट इज वाई हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। लोग अभी मतलब बात करें, ये होता है ना कि रेसिड्यू आ जा रहा है तब तो। हाँ, तो अभी इशू है कि हम विकसित भारत की तमन्ना कर रहे हैं 2047 में। तो विकसित भारत की डिफिनेशन क्या होगी? हमें उसमें हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट वेरिएबल्स, फैक्टर्स क्या है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको शिक्षक के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो ये सर, एनईपी का टीचिंग डायस्पोरा में या टीचिंग के इकोसिस्टम में क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? इसी ये सिस्टम जो अभी हम कर रहे हैं, मैंने तो अफ्रीका में काम किया है। सिंगल विंडो एडमिशन हम क्या करते थे, जैम के थ्रू, जॉइंट मैट्रिकुलेशन बोर्ड एक होता था। अफ्रीका में कौन से? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में 14 ईयर मैंने काम किया। अबू बकर तफावा बलेवा यूनिवर्सिटी थी, जो उनके सर अबू बकर तफावा पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 1962 में इंडिपेंडेंस मिला उस कंट्री को। तो वहां पे हमने ये सब किया हुआ है। ये सारे वर्टिकल्स लागू थे, वो मोबिलिटी लागू थी, हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर सब लागू था। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है। लेकिन एनईपी बेसिकली जो सिस्टम है ये बहुत सारे कंट्रीज में लागू है। इट्स नॉट एलियन थिंग। ओके। और ये लैंड ग्रांट सिस्टम जो यूएस में चलता है, सेमेस्टर सिस्टम, ये उसका वैसे ही एक सिस्टम है, वहां भी ऐसी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हमने उसको किया हुआ है। अच्छा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट अपने कंट्री में भी लागू थी। ये जो एनआईटी वगैरह है वो फर्स्ट ईयर के बाद ये सर्टिफिकेट देती हैं, सेकंड ईयर उनके पास लागू था।
तो हमने क्या किया, चीजों में पैरिटी लाने की कोशिश की। जी। एनईपी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग ये है कि विद्यार्थियों को इस प्राइड से रूबरू करवाना, भारतीयता से रूबरू करवाना। भारतीय का मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम ही नहीं है सिर्फ, आपको प्राइड होना चाहिए। यू शुड मस्ट डिराइव ए प्लेजर एंड प्राइड कि आप भारतीय हो। राइट, आपके कल्चर एंड या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे देशों में अभी अपने यहाँ उसमें इंप्रूवमेंट चल रहा है। दूसरे देशों में मास्टर्स डिग्री करेगा तो उसी में नेट भी करेगा, तो वो लाइन जो खींची हुई है, तो उसमें क्या, जैसे एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ भी जो बहुत सारे लोग हैं जी, वो या तो फिजिक्स से आए हैं, आप देखते हैं फिजिक्स से आए होंगे या केमिस्ट्री से आए होंगे। इट इज ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ दीज एक्सपर्ट्स, या उनके नॉलेज बेस को हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही शुरुआती दौर में चीजें ऐसे ही बनती हैं। एनईपी में हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक रोट लर्निंग की तरफ ना जाए या एक फिक्स्ड विचारधारा की तरफ ना जाए लोगों में। Skill और based learning अब जरा के सोचिए, right. शेक्सपियर की बात करें या हम वो जासूस वगैरह हुआ करते थे, सोचने के लिए म्यूजिक बजाया करते थे। जी, मतलब अब तो ये विद्यार्थियों को, मतलब हमें पेंटिंग सीखने में क्या दिक्कत है? बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जो पेंटिंग जानते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जो म्यूजिक जानते हैं। कंप्लीटली एग्री। मैं तो बहुत सारे घरानों की तारीफ करूंगा, मतलब उड़ीसा से आने वाले बहुत सारे, मैंने करीब 90% विद्यार्थी उड़ीसा से आने वाले देखे हैं जो किसी न किसी साइंस पढ़ने के साथ किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में पारंगत होंगे, उसमें भी वो पूरी स्टडी करते हैं, चाहे वो तबला बजाए, हारमोनियम बजाए, लेकिन उनको, और मोस्ट ऑफ देम सिंगिंग करते हैं। तो टीचर के पास ये वर्सेटाइल कंपोनेंट आना चाहिए। यही तो एनईपी बताने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे हैं, टाइप 1 टाइप 2 यूनिवर्सिटीज है रिसर्च के लिए। क्या होगा बेसिकली, जिन कमियों की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, विश्वगुरु नहीं बन पाए, उन कमियों को दूर करने का प्रोविजन एनईपी 2020 में करने का प्रयास किया गया है। ये दुर्भाग्य है कि हम उन चीजों को राजनीति चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसा ना करके एक, अब उन्होंने कहा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आपने अभी बात करी कि ड्रॉप आउट हो रहा है, तो वो यही तो करें कि भाई हम आइडेंटिफाई करें आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट जगाएं क्लास में। आप ये बताओ कि बच्चा फेल हो रहा है तो ये बच्चे की जिम्मेदारी है, नहीं टीचर की। आपने कैसे पढ़ाया कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए आप जी, आप में कौन सी कमी रह गई कि आपका बच्चा का ध्यान नहीं लगा, उसको क्यों नहीं इंटरेस्टिंग बनाया, या पेडागोजी में या एंड्रोगोजी में और चीजों के ऊपर काम डिलीवरी में, राइट, द वे यू प्रेजेंट योर थिंग, राइट। तो ये सबको उसमें एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या ड्रॉप आउट रेशियो के पीछे का कारण कहीं ना कहीं टूरिज्म है? नहीं, ड्रॉप आउट के पीछे का कारण मुझे लगता है कि वो कोविड का वो काल है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जब हमने मोड़ा तो बच्चों को बाकी भी एप्लीकेशंस के बारे में ठीक से मालूम चला, तो बच्चे उस पर टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैं आपको, मैं आ रहा हूँ, रीजन दे देता हूँ। आप लद्दाख के रेफरेंस में अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो लद्दाख में अभी क्या है कि ये सेक्टर, कश्मीर और लद्दाख, वैसे भी कश्मीर तो हम लोग स्वर्ग मानते ही हैं जी, क्या है, क्योंकि टूरिज्म से ना आपको रेवेन्यू मिल जाता है, अचानक से क्विक रेवेन्यू मिल जाता है और आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं जी। तो लोगों को लगता है कि हम ये कर सकते हैं। तो ड्रॉप आउट के कारण में वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन इसको रोक तो नहीं सकते, ये इकोनॉमी मूव कर रहा है। बट तो लेकिन सबको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जैसे पार्ट टाइम भी तो हो सकता है, आप अपने स्टडी परस्यू करें, आप अच्छे साइंटिस्ट बने। और एक अभी मैं मिला लद्दाख के टीचर से, मैं जब श्रीनगर में मिला जी, उसका यहाँ पेंगोंग लेक पे अभी 12 कमरे का गेस्ट हाउस है और 24 का और बना रहा है जी। तो हमने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो बोला कि सर ऐसा है कि हमारा एक दोस्त जो है इस समय बहुत अच्छा है, तो हम मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको ड्रॉप आउट होके ही काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा ये मानना है कि आप वो पढ़ाई को यूज करके, और उसको यूज करके और बूस्ट कर सकते हो। ये बात लार्जर फैमिली में समझनी पड़ेगी और जो हम काम कर रहे हैं उसमें समझनी पड़ेगी, और बच्चों को खुद समझना पड़ेगा कि आप कैसी जिंदगी जीना चाह रहे हो। तो अगर किसी को ये लगता है कि दिस शुड बी माय सोल मोटिव, दिस एंगल में, तो वो एंगल में जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए नॉलेज लेके उसको कैसे और मल्टीप्लाइंग एंगल में यूज कर सकते हो। सिंपल। जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है वो ओला चला रहा है, एकदम जिसके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है वो जोमेटो चला रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज करें सिस्टम में, और फिर हम उसको कैसे रैशनलाइज करें। हम इर्रेशनल होके कोई काम करेंगे तो आगे पीछे वो फेलियर भी होता है, और ये पैशन बदलना नहीं चाहिए। अब टूरिज्म में पैशन आया नहीं, वैसे अभी एक जॉर्ज साहब है यहाँ पे लाइन प्रोडक्शन में है, आई एम फैसिनेटेड। यहाँ पे एक जगह है रुम्बक, वहाँ पे उनका वो भी गेस्ट हाउस भी है, वो सलमान खान के दोस्त में भी आते हैं। तो वो भी हमारे पास आए थे कि 14 अगस्त को यहाँ एक स्पेस यूज करना चाहते हैं शूटिंग के लिए, एयरपोर्ट बनाएंगे। हमने कहा करो। तो क्या है कि
या तो वैसा पैशन हो। हम क्या करते हैं कि पैशन है नहीं, आधे अधूरे मन से करते हैं, अभी ये ट्रायल कर रहे हैं, अभी वो ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा ट्रायल करेंगे, तो हर जगह से आपको नाकामी मिलती है। ऊपर वाला ये देखता है कि आपने कितनी शिद्दत से काम किया। राइट, अग्रीड। तो हमें इस यूनिवर्स देखता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के ऊपर काम करता है। सिंपल, दीज आर द नेचुरल थिंग। सर, आपने एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई किया, पैशनेटली पढ़ाई किया, अभी आप अपने 84% लेके भी यूजी में मैं दूसरे तीसरे नंबर पे था, पहले पे नहीं आया। पहले वाले का, हमारे सुनील सिंह नाम है मेरे उस मित्र का, उसका 100% था, हर विषय में 100% था, तो उससे तो मेरा कंपटीशन हो ही नहीं सकता था। तो ये है, लेकिन अपना अपना जीवन है। सर, इंसान को किसी और के साथ compete करना चाहिए ना खुद के साथ करना चाहिए? खुद के साथ। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे कभी ना करना क्यों? उसके पास दुनिया है, वो पहाड़ है, उसके पास वो पहाड़ है, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो है, उसे क्या लेना देना है? करेक्ट। हमें अपनी सोच स्ट्रेट रखनी है। हमें कंपेयर दूसरे से क्यों करना? आई एम द ओनली पर्सन हु कैन जज माई सेल्फ। तो बाकी तो जज कर देंगे, उससे हमारा लेना देना क्या है? दूसरा वाला हम बोले बहुत अच्छे हो, उससे हमारा लेना देना क्या है? एक कहानी थी एक सेठ साहब की। गांव में एक सेठ साहब थे, उन्हीं के पास गाड़ी थी। एक दिन वो शादी विवाह में जाना था, पार्टी में, तो सेठ साहब तैयार होकर आए, तो उनके ड्राइवर ने कहा, साहब हुजूर आपका ये स्वेटर फटा हुआ है कोनी पे। तो उन्होंने कहा, अच्छा फटा हुआ है क्या? बोले कोई बात नहीं, चलो। बोले सर वहां बहुत सारे लोग होंगे। बोले बहुत सारे लोगों में कुछ हमको जानते होंगे, जो जानते होंगे वो जानते हैं, मैं बड़ा सेठ हूं तो फटा होना बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, फटा होगा। जो हमको नहीं जानते वो देखें फटा है, तो उससे मेरा लेना देना क्या है? अग्रीड। तो आपको ये समझना है कि हु इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सिस्टम, इन योर माइंड, इन योर, तो उससे लेना देना आपका है। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, और साथ में उस हिसाब से अपना मेंटर भी चूज कर लेना चाहिए, जिस मेंटर से आप सीख पाओगे, सीख ले सकते हो। मेंटर क्या है कि मेरी मेंटर तो मेरी माँ है। आपने चूज किया है ना सर? हाँ, मेरी मेंटर मेरी माँ है। अपने पिता को भी एक मेरी किताब भी मेरी माँ है, ठीक है जी। मैंने जो किताब पढ़ी है वो माँ पढ़ी है, तो वो उससे अगर आपने सीखा तो सब चीज ठीक है। और वही आपकी दोस्त भी होनी चाहिए। मैं इंडिया लौटा सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से। मेरी मदर ने मुझे कॉल किया कि तुम इंडिया लौट आओ, रहने का मन कर रहा है, जो बहुत कमा लिया, हमारे पास इतना है कि हम लोग खर्च करेंगे, आराम से खा लेंगे, जी लेंगे, आराम से जी लेंगे। ये उनका सेंटेंस था जी। लोगों को बिलीव नहीं हुआ। और मैं कभी लोग पूछते हैं, हमने कहा यार नहीं लड़ते, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं वीसी कैसे बनता? वहां तो सेकंड इन कमांड ही था हमेशा। ठीक है, मैं उस लेवल पे पहुंच चुका था जहां लोग मुझे कहते थे कि ये, लेकिन वो पद तो नहीं था। एट द मोस्ट मैं डिप्टी वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर बनता, तो सेकंड कमांड रहता जी। तो वो कंट्री का वैसे नॉर्म्स था नहीं। नॉर्म्स तो हम वीसी भी बन सकते थे, उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन तब तक माँ का बुलावा आ गया, तो हमने वो नौकरी छोड़ के यहाँ चले आए हम, और यहाँ भी हमें नौकरी मिली गई थी। तो जब हमने, आई लॉस्ट हर 29 नवंबर जो है वो मेरी माँ का मतलब स्वर्गवास हुआ था 2007 में। तो मैं उनके एक साल रह पाया उनके साथ। तो ये इससे क्या, तो वही एक किताब है, वही पढ़नी चाहिए, और वही एक मेंटर जिसको समझना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सर आप 62 हो, राइट? एकदम, आई एम 62 इयर्स ऑफ एज। आप 28 तारीख को मैं 62 साल का हो जाऊंगा, 28 अगस्त 1963 मेरा। सर आप वो 62 इयर्स ओल्ड वाइस चांसलर, अगर आपके वो जो क्लास 7-8 के जो स्टूडेंट था जो यहाँ पर बैठा हुआ है, सोचो आपके उस वर्सन से आप अगर मुलाकात होता है, कुछ 2-3 गाइडलाइंस दोगे उनको? तो मैं यही बताऊंगा कि पहली बात तो वो जो विलासिता जो हम देखते हैं, या दूसरे के पास क्या है, आईफोन है तो क्या है, तो क्या है, एक तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। आपका मन भटकेगा, लेकिन मन ना भटके इसके लिए आपको अपने ऊपर होमवर्क करना चाहिए, कि आपको ये मानना चाहिए कि जो आपको मिला है वही जो है आपके लिए डिफाइंड था, और परिवार वही आपको दे पा रहा है। तो ना परिवार से शिकायत होनी चाहिए, ना ऊपर वाले से शिकायत होनी चाहिए। सेल्फ कंटेंटमेंट इज वन ऑफ द पैरामीटर, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, आप कुछ भी करो, ट्यूशन कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन उसमें मेरा मीडियोकर स्टूडेंट इसलिए था कि शायद ये डाइवर्जन रहा होगा, लेकिन ये भी जरूरत थी, तो ये बैलेंस किया हमने। तो फिर परसेंटेज पहले खराब था, फिर इंप्रूव करने लगा। मैंने कहा ना कि ग्रेजुएशन में 83-84% था, फिर पीजी में, मास्टर्स में हमारा 86-87% आप अपने उस वर्षन को बोलोगे कि मार्क्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना? नहीं, मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन क्या है कि मार्क्स पैरामीटर जिससे आप लिस्ट में इंक्लूड होते हो, एक्सक्लूड होते हो, तो अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप हमेशा आओगे नहीं, फिर आपको शिकायत होगी। तो आपको बैलेंस करना है। नमक में खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने में नमक तो स्वादिष्ट लगता है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतना समय देने के लिए, और ये यूथ जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनको ये लेसन्स देने के लिए कि टीचिंग जिसको लेना है
फैकल्टी बनना है, चाहे स्कूल का टीचर हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज का टीचर हो, आप काइंडली एज अ लास्ट ऑप्शन अगर आपका रहे कि टीचर बनना है तो काइंडली मत बनना। अगर आपका पैशन बने कि स्टूडेंट्स को आप कुछ डिलीवर करना चाहते हो, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो लोगों का, खुद के साथ लोगों का, तब काइंडली आप टीचिंग प्रोफेशन में आना। सर मैं कुछ गलत तो नहीं बोला यहाँ नहीं, तक? ठीक है, राइट, thank थैंक यू you. वेरी मच।